All right. So I welcome you all to our platform Unacademy Judiciary, and I really apologize कि अभी तक साउंड नहीं आ रहा था. Anyway, so let's start our topic. तो आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो है डिजिटल रेप, राइट. तो डिजिटल रेप क्या होता है, आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि किस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं और क्यों हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर डिजिटल रेप के बहुत ज्यादा जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं. इतनी सारी घटनाएं बार बार होती रहती हैं. अखबारों में भी इसका नाम बार बार आता रहता है, सोशल मीडिया पे इसका नाम बार बार उठता है, कोर्ट्स भी अपनी जजमेंट्स में इस तरह के टर्म्स को इस्तेमाल करने लग गए हैं. और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फिर ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि एग्जाम के अंदर अब हो सकता है डिजिटल अरेस्ट का ना पूछ के, क्योंकि वो सबको पता चल चुका है, डिजिटल रेप के ऊपर आपका लीगल एसे आ जाए या फिर आपका सोशल एसे आ जाए. तो इसके लिए अवेयरनेस एज अ स्टूडेंट भी जरूरी है और एज अ जनरल पर्सन ऑफ पब्लिक भी जरूरी है. तो स्टार्ट करते हैं. देखो, कहानी में बता देती हूँ हुआ क्या. बेसिकली दिल्ली के अंदर, हाल ही में दिल्ली के अंदर 7 साल की छोटी बच्ची के साथ डिजिटल रेप की घटना हुई. ये घटना करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका पड़ोसी ही था. दिल्ली हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को सजा सुनाई है, उसको लाइफ टाइम की सजा दी गई है और उसको 12.5 लाख रुपए फाइन भी उसके ऊपर इम्पोज किया गया है. क्या इस तरह पे कि एक लौता ऐसा मामला है? जी नहीं, ऐसे बहुत सारे मामले बार बार आते रहते हैं. बहुत सारे आपके जो न्यूज़पेपर्स हैं वो इस तरह के मामलों के साथ भरे हैं. अगर मैं आपको मीनिंग समझाऊंगी तो आप भी समझ जाएंगे कि हाँ, इस तरह के मामले होते रहे होंगे. तो आप पहले तो डिजिटल रेप जब सुनते हैं तो आपको लगता है डिजिटल अरेस्ट की तरह ही यहाँ पर भी ये कोई एक साइबर क्राइम है जिसके अंदर कंप्यूटर्स का इन्वॉल्वमेंट है, जिसके अंदर कैमरा का इन्वॉल्वमेंट है, कहीं ना कहीं डिजिटल डिवाइसेस का इन्वॉल्वमेंट है. फिजिकली ये रेप नहीं होता है बल्कि डिजिटली होता है, यानी ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक लड़की को हरास किया जाता है. तो ऐसा नहीं है. मैं आपको क्लियर कर दूं कि डिजिटल रेप में बेसिकली होता क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट के अंदर उसकी सहमति के बिना अपना थंब, अपनी फिंगर्स या फिर अपने टोज या फिर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई भी बाहरी वस्तु, अगर कोई व्यक्ति ऐसी कोई चीज को किसी दूसरे व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट में बिना सहमति के इंसर्ट करता है तो उसको हम बोलते हैं डिजिटल रेप. तो डिजिटल रेप कुछ भी पोर्नोग्राफी जैसा नहीं है. डिजिटल रेप के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि ऑनलाइन होता है. डिजिटल रेप इज वेरी मच फिजिकल लाइक नॉर्मल रेप. जैसे नॉर्मल आमतौर पर जो रेप होता है जिसको हम आम भाषा में रेप की परिभाषा में समझते हैं, उसी तरह से डिजिटल रेप भी फिजिकली ही होता है. उसका ऑनलाइन या साइबर क्राइम के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, राइट. अभी ये इसका मीनिंग कहाँ से आया, क्या हुआ, डिजिटल क्यों बोल रहे हैं, वो मैं आपको सब समझाऊंगी. तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी भी बच्ची को या फिर बच्चे को, किसी को भी ऑनलाइन हरास किया जा रहा हो, ये नहीं है, ठीक है. तो सबसे पहला मिसकंसेप्शन तो ये ब्रेक करते हैं. फिर दूसरा चलते हैं इसके मीनिंग के ऊपर. तो इसका जो मीनिंग है, समझिए इस चीज को. मैंने आपको बताया मीनिंग क्या है कि आप किसी भी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, फिंगर, थंब, टो इंसर्ट कर रहे हैं. तो मतलब रेप, जनरल रेप के अंदर हम क्या समझते हैं कि कोई व्यक्ति अपना पीनस किसी दूसरी व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट कर दे तो वो रेप होता है. और खासतौर पर वो जो दूसरा व्यक्ति यानी जो विक्टिम है वो महिला ही होती है, कोई छोटी बच्ची, कोई बड़ी औरत, मतलब कोई ना कोई एक फीमेल ही होती है. कोई मेल किसी फीमेल के प्राइवेट पार्ट के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करता है तो उसको हम शायद रेप नहीं मानते हैं, लेकिन अगर वो अपना पीनस इंसर्ट करता है तो उसको हम रेप मान लेते हैं. बट रेप की डेफिनेशन क्या चीज इंसर्ट की जा रही है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. उसके अंदर सबसे जरूरी चीज है कंसेंट, जो आपने मूवी भी देखी होगी पिंक में, नो मीन्स नो. तो अगर आपने कंसेंट नहीं दिया है, मतलब सहमति नहीं दी है, और उसके बावजूद कोई व्यक्ति किसी दूसरे महिला के प्राइवेट पार्ट के अंदर चाहे अपना पीनस इंसर्ट करे, चाहे अपनी फिंगर इंसर्ट करे, चाहे थंब इंसर्ट करे, चाहे टो इंसर्ट करे, ठीक है, या फिर कोई वस्तु को ही इंसर्ट कर दे, वो भी रेप की श्रेणी में फॉल करता है. जो लॉ स्टूडेंट्स हैं वो भली भांति इस डेफिनेशन से वाकिफ हैं, लेकिन डिजिटल रेप के कॉन्सेप्ट से लॉ स्टूडेंट्स को भी अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, राइट. तो देखो, डिजिटल रेप का मीनिंग मैं आपको समझा चुकी हूँ, लेकिन ये डिजिटल रेप का मीनिंग आया कहाँ से? तो ये डिजिटल रेप का मीनिंग डिजिट से आया. तो अगर आप इंग्लिश शब्द डिजिट का मीनिंग ढूंढेंगे तो आप डिजिट को आमतौर पर
मैथ्स वाले जो डिजिट्स होते हैं वो समझते हैं, है ना। लेकिन डिजिट का मतलब टो या फिंगर भी होता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वहां से आया डिजिटल रेप का कॉन्सेप्ट। और डिजिटल रेप के कॉन्सेप्ट को क्या हमारे भारत के अंदर भी पनिश किया जाता है? तो बिल्कुल पनिश किया जाता है। डिजिटल रेप को सीरियसली ही पनिश किया जाता है। ये एक सीरियस हीनस क्राइम है, मतलब घिनौना अपराध है, इसको सीरियसली लिया जाता है और इसकी पनिशमेंट भी सीरियस है, छोटा मोटा अपराध ये नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि लोगों को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि अगर पीनस इंसर्ट किया जा रहा है बिना कंसेंट के तो वो रेप है। लेकिन अगर आप कोई ऑब्जेक्ट, कोई फिंगर, कोई थंब, कुछ भी ऐसा इंसर्ट करते हैं बिना कंसेंट के तो मॉलेस्टेशन हो सकता है, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है, बट वो रेप की श्रेणी में फॉल नहीं करेगा। वो भी रेप है, उसमें भी रेप की जितनी ही आपको स्ट्रिक्ट सजा हो सकती है, राइट। तो आपका जो ये पीनल प्रोविजंस हैं आपके भारत में रेप को लेकर, आपके दो मेजर लॉज हैं। एक आपका भारतीय न्याय संहिता है और दूसरा है पॉक्सो। पॉक्सो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब बच्चों को जो ये सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं उनसे बचाने के लिए आपका लॉ है पॉक्सो। ठीक है, 18 साल से कम का लड़का हो या लड़की हो, अगर उसके साथ कोई सेक्सुअल ऑफेंस करता है, कोई ऐसा अपराध करता है, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए पॉक्सो बनाया गया था। तो वहां पर पनिशमेंट भी दी जाती है। और भारतीय न्याय संहिता के अंदर तो जनरल आमतौर पर सभी के लिए पनिशमेंट है कि किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ अगर आप रेप करते हैं तो पनिशमेंट होगी। बट वहां पर थोड़ा सा फीमेल ओरिएंटेड डेफिनेशन है। लेकिन जो पॉक्सो है वहां पर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर विक्टिम 18 साल से कम का है और उसके साथ इस तरह का कुछ अपराध किया गया है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। समझ में आया? तो आपका जो भारतीय न्याय संहिता है वहां पर ये डिजिटल रेप को रेप की श्रेणी में ही रखा गया है। पहले सेक्शन 375 मूवी भी आई थी 375 पे, 375 के अंदर पनिश किया जाता था, मतलब उसके अंदर डेफिनेशन थी। और 376 के अंदर सेक्शन 376, सेक्शन 375 में डेफिनेशन थी और सेक्शन 376 के अंदर पनिशमेंट थी, राइट। अब क्या हुआ है कि अब भारतीय न्याय संहिता आने के बाद वो जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 63 में जा चुकी है। भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर 5 में डिफाइन किए हुए हैं सारे ऑफेंसेस और वही पनिशमेंट है। और 63 में डेफिनेशन है और 64 के अंदर पनिशमेंट है। और अगर बात करें पॉक्सो की, तो पॉक्सो के अंदर ये जो पनिशमेंट है वो आपको देखने को मिलेगी सेक्शन 4 के अंदर। सेक्शन 3 में डेफिनेशन है और सेक्शन 4 के अंदर पनिशमेंट है। क्लियर? तो वहां पर भी पनिशमेंट आपकी 20 साल की, लाइफ इंप्रिजनमेंट की, इवन डेथ पेनल्टी भी मिल सकती है। तो ये डिपेंड करेगा उसके ऊपर, जो कहानी है, जो सर्कमस्टांसेस हैं, किन हालातों में अपराध किया गया, किसने अपराध किया, किसके साथ अपराध किया, कितनी बुरी तरह से, कितनी बेरहमी के साथ अपराध किया गया। तो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी सजा मिलेगी। हाँ, ये बात और है कि जब कोई पीनस इंसर्ट करता है बिना सहमति के किसी व्यक्ति के, किसी महिला के प्राइवेट पार्ट में या फिर छोटे लड़के के प्राइवेट पार्ट में कोई पीनस इंसर्ट करता है तो उसको थोड़ा ज्यादा ग्रेविटी के साथ देखा जाता है, उसमें ज्यादा सजा हो जाती है। और अगर ऑब्जेक्ट, थंब, फिंगर, टो ये सब इंसर्ट कर रहे हैं तो सजा कम हो सकती है। बट अगेन ये भी जनरल रूल नहीं है। ऐसी चीजों में आप कभी भी एक जनरल रूल ले डाउन नहीं करते। ये सर्कमस्टांसेस, कहानी के ऊपर, जो सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि घटना हुई क्या है, करने वाला कौन था, करने वाले के साथ कितनी बुरी तरह से किया गया, कितना वहां पर क्रूअल्टी हुई, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि सजा मिलती कितनी है, राइट। तो ये बात हो गई आपकी पीनल प्रोविजंस की। अब बात कर लेते हैं इम्पैक्ट की कि यहाँ पर सजा थोड़ी सी कम कंपैरेटिवली क्यों है। और वैसे अगर बात करें अदरवाइज भी कि डिजिटल रेप को हम एज अ मुद्दा, मतलब एज अ टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका कारण भी ये है कि भाई देखो, सिंपल सी चीज है कि चाहे रेप नॉर्मल वाला रेप हो जहां पर पीनस इंसर्ट किया जा रहा है उसके कंसेंट के बिना, चाहे ऑब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उसके कंसेंट के बिना, है तो एक इंसान की इंडिविजुअलिटी ही ना जिसका हनन हो रहा है। तो उसका बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा एक विक्टिम के ऊपर पड़ जाता है, मतलब उसका इतना ज्यादा इन डेप्थ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट रहता है। वहां से पोस्ट ट्रोमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो जाता है, मतलब बार बार वो जो एपिसोड्स हैं व्यक्ति को जिसके साथ ये सब हुआ उसको बार बार वो चीजें याद आती हैं, उसको एंग्जाइटी के इशू होने लग जाते हैं, उसको डिप्रेशन के इशू होने लग जाते हैं, उसके अंदर कहीं ना कहीं आत्महत्या करने के टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो एक व्यक्ति की साइकोलॉजी के ऊपर इतना इन डेप्थ ये इम्पैक्ट पड़ता है। इस वजह से बहुत जरूरी है कि हम इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। और खास तौर पर ये जो ऑफेंस है, ये जो अपराध है, खासतौर पर डिजिटल रेप का अपराध, ये कोई बाहर वाला नहीं करता है, कोई ना कोई आपके परिवार का,
कोई ना कोई आपके जान पहचान का कोई रिलेटिव होगा, कोई पड़ोसी होगा, वही ऐसे अपराध करते हैं जो खबरों में न्यूज आ भी रही है। पिता अपनी पुत्री के साथ, पड़ोसी अपनी अपने पड़ोस में कोई छोटी बच्ची के साथ, तो इस तरह के, और जो विक्टिम्स भी हैं वो छोटे बच्चे ही बन रहे हैं। बड़े लोग इस ऑफेंस के विक्टिम कम बन रहे हैं। ऑल्दो निर्भया के साथ ये हुआ था। अगर आप निर्भया वाला कांड बात करें, और निर्भया वाला कांड यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्लेज अ पिवोटल रोल इन द सेंस कि निर्भया वाला जो कांड हुआ 2012 के अंदर, जो निर्भया रेप हुआ था, उसके बाद 2013 में क्रिमिनल अमेंडमेंट्स हुई थी। उससे पहले ही ऑफेंस मोलेस्टेशन में ही आता था, लेकिन फिर बहुत लोग जो हैं वो एक लूप होल यहाँ पर कानून के अंदर समझने लगे इस चीज को कि अगर हम पीनस इंसर्ट करेंगे तो रेप में आएगा, सजा ज्यादा होगी, और अगर हम कोई ऑब्जेक्ट या कोई थंब या कोई फिंगर इंसर्ट करेंगे तो सजा कम होगी। और इस वजह से ये एक लूप होल ढूंढ लिया था जिसके जरिए सजा कम लेने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है, और कानून का मिसयूज किया जा रहा था। 2013 में निर्भया कांड के बाद एक एहसास हुआ, पार्लियामेंट को एक एहसास हुआ कि कानून के अंदर बदलाव करने की जरूरत है, और उस समय ये बदलाव किया गया, और उसके बाद अमेंडमेंट की गई थी, उसके बाद ही ये डेफिनेशन बदली गई, और उसके बाद ये जो चीजें हैं इसको भी रेप की श्रेणी में रखा गया, राइट। तो ये हुआ था। अगर हम आगे बात करें, मैं जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की बात कर रही हूँ, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट में ये सारी चीजें हो जाती हैं। और उसके अलावा तो मतलब इससे बेसिकली हमें ये समझ में आता है कि अगर कोई विक्टिम है जिसके साथ डिजिटल रेप हो चाहे नॉर्मल रेप हो, साइकोलॉजी उसकी भी इम्पैक्ट होती है, उसकी इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, उसकी बॉडी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उसके कंसेंट के बिना, है ना, उसकी सहमति के बिना, तो वहां पर उसको उतनी ही साइकोलॉजिकल सपोर्ट की जरूरत है और उतने ही मेंटल सपोर्ट की जरूरत है, राइट। आगे बढ़ते हैं कि अब इसको रोकने के लिए क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि जो पहली बात तो जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, कि हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, जो लोग फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में इन्वेस्टिगेशन में अपना रोल प्ले करते हैं, हमारे जो जजेस हैं, लॉयर्स हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, बेसिकली जो कानून को एनफोर्स करने वाली एजेंसीज हैं, उसमें जो शामिल जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनको पहले तो अवेयर किया जाए, उनको समझाया जाए कि इस तरह के ऑफेंसेस ऐसे ऐसे ऑफेंसेस हैं और ये सीरियस ऑफेंसेस हैं, इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और हमको इनको रोकने के लिए क्या करना है, सो दैट अगर कोई भी पीड़ित या पीड़िता कोर्ट में पहुंचे या फिर पुलिस स्टेशन में पहुंचे तो उसको इमीडिएट हेल्प मिले। हमारे जो इनफैक्ट हमारे जो मेडिकल मेडिकल टीम है जो उनको इंटेंसिव केयर दे सकती है, तो उनको भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दूसरा ये है कि इन केसेस के अंदर कन्विक्शन होना जरूरी है। अगर हम कन्विक्शन मतलब कन्विक्शन रेट कैसे बढ़ेगा, अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होगी, जांच अच्छे से होगी, तो जो अपराधी है उसको सजा दे पाना आसान होगा। बट अगर इन्वेस्टिगेशन ही ठीक नहीं होगी तो हमारा सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन से ही स्टार्ट होता है। अगर इन्वेस्टिगेशन अच्छे से हो रही है तो वहां पर पनिशमेंट देना आसान हो जाता है, वहां पर कन्विक्शन आसान हो जाता है, तो उससे कन्विक्शन के रेट इंप्रूव होते हैं। अगर कन्विक्शन के रेट इंप्रूव हो रहे हैं तो एक डेटरेंट इफेक्ट क्रिएट होता है सोसाइटी में। डेटरेंट इफेक्ट कैसे, मतलब कि अगर आपको पता चल रहा है कि भाई इस बात की सजा है, तो कहीं ना कहीं एक डर पैदा होगा, कहीं ना कहीं एक मन में आएगा कि हाँ इसको भी उतना ही सीरियसली लिया जाता है जितना रेप को लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन मिलेगी बच्चों को, और इनफैक्ट बड़ों को भी, बड़ों के साथ भी ये हो सकता है, राइट। और उसके अलावा अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है, चाहे वो छोटे बच्चे हो चाहे हमारा समाज हो, ताकि पेरेंट्स को भी पता चले, राइट, और बड़े लोगों को भी पता चले उनके साथ भी ये चीज हो सकती है, तो वहां पर उसके लिए भी अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। दूसरी चीज जो है वो ये कि कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स किए जा सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन दी जा सकती है स्कूल्स के अंदर, खासतौर पर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, जहां पर अवेयरनेस आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट सेक्स एजुकेशन एज अ टॉपिक हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा डिबेटेबल है, बहुत लोग सेक्स एजुकेशन के फेवर में रहते हैं और बहुत लोग नहीं रहते हैं, तो ये भी एक बहुत जरूरी मुद्दा है जो बच्चों के साथ डिस्कस किया जाना चाहिए, राइट टाइम पर डिस्कस किया जाना चाहिए, ताकि अगर किसी के साथ ऐसा हो तो वो कम्युनिकेट कर सके। सबसे पहले कम्युनिकेशन है, वो किसी को बताएगा तो उसको मदद मिलेगी, वरना वो बच्चा अपने आप में सफर करता रहेगा और बड़े होकर उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होने में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बच्चों का सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा खत्म हो जाता है, वो किसी और को हेट नहीं करते, वो खुद को हेट करने लग जाते हैं और खुद को अपने आप में कहीं ना कहीं कम आंकने लग जाते हैं, राइट। तो ये बहुत जरूरी है कि एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जहां पर बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए, बड़ों को भी बताया जाए कि किस तरह से क्या क्या चीजें समाज में हो रही हैं, कुछ पता चलेगा तो उसको बचाने के लिए स्टेप्स लिए जाएंगे।
आपका क्या मानना है इस टॉपिक को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी। तो अगर आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करना चाहते हैं तो अनिल खन्ना सर का कॉम्प्रिहेंसिव बैच स्टार्ट होने जा रहा है 27 जनवरी से। तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, आपको इस बैच का फायदा मिल जाएगा। दूसरा बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, राइट, जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस की आपकी तैयारी कराई जा रही है छत्तीसगढ़ की, अगर छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हैं। और उसके अलावा अग्रणी बैच स्टार्ट हो चुका है 7 जनवरी से, एंड प्रेरणा बैच भी 29 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, राइट। तो और भी बैचेस आपके लिए आते रहते हैं। तो इन सभी बैचेस में आपको जुडिशरी की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाती है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है, एंड देयर आर सो मेनी मोर फीचर्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इन सभी बैचेस का फायदा उठा सकते हैं। और अगर आपको फायदा उठाना है तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है मेरा रेफरल कोड निशा लांबा, इस बैच का, इस कोड का फायदा उठाकर जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल होगा वो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड का इस्तेमाल करके मिल जाएगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल निशा_लांबा 1511 पर मुझसे जुड़ सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल निशा_लांबा 07 पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के